ये होम्योपैथी मेडिसिन जो भी नहीं हो रहा है होम्योपैथी मेडिसिन ठीक हो रहा है, इसको डिहाइड्रेशन। नमस्कार, मैं हूं रंजीत गुप्ता और स्वागत करता हूं आपका एजेंडा पोस्ट की खास पेशकश में। हम इस वक्त मौजूद हैं नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में और आज हमारा विषय है चर्चा का कोरोना एक चुनौती। कोविड-19 जो 2019 से एक रहस्य बना हुआ है और लगातार अपने बदलते स्वरूप के जरिए तमाम इंसानी जानों का शिकार कर चुका है। आज हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं पैनल में पोस्ट कोविड पेशेंट और उनके तीमारदार, साथ ही होम्योपैथी के जरिए इलाज कर रहे डॉक्टर प्रदीप गुप्ता और सेवा के जरिए आगरा की एक बड़ा सेवा संस्थान श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा दूं। अपनी दाईं ओर से हमारे साथ मौजूद हैं नितेश गुप्ता जो कि गाजियाबाद से हैं और होम्योपैथी के जरिए उन्होंने अपने 4 मरीजों का इलाज कराया है यहाँ पर। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ और उसके बाद यहाँ गौरव जी हैं, आपने भी यहाँ अपने पेशेंट का इलाज कराया है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भानु प्रताप सिंह जी जो कि खुद एक मरीज के तौर पर यहाँ भर्ती हुए और अब ठीक होकर घर जा चुके हैं। साथ ही मेरे साथ डॉक्टर प्रदीप गुप्ता हैं, आप डायरेक्टर हैं नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के। श्री अशोक गोयल जी क्षेत्र बजाजा कमेटी के अध्यक्ष हैं। श्री अग्रवाल साहब, श्री राजीव अग्रवाल महामंत्री हैं श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी के। और हमारे संपादक दीपक राज जी और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऋतु गुप्ता जो कि सीनियर डॉक्टर हैं इस मेडिकल कॉलेज की। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत जो लोग कोविड-19 का शिकार हुए, लंग्स में इन्फेक्शन हुआ और उनको होम्योपैथी के जरिए किस तरह से ठीक किया गया, सबसे पहले हम चलेंगे श्री नितेश कुमार गुप्ता के पास। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, किस तरह से आपने यहाँ एडमिट कराया और उसके बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं। मैं गाजियाबाद से हूँ। मैं 29 तारीख को यहाँ पे आया था, वहाँ बेड नहीं मिला मेरे को, मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया। 4 पेशेंट थे हमारे। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, कितने मरीज थे आपके? 4 पेशेंट थे हमारे और चारों डिस्चार्ज हुए हैं यहाँ से सही होकर के। सही होकर के क्या बताना चाहेंगे लोगों को? भाई बेस्ट है ये, क्या यहाँ का इलाज होम्योपैथी का इलाज बेस्ट है, साइड इफेक्ट भी नहीं है बाद में। आपके पेशेंट्स का और जो यहाँ की टीम थी, डॉक्टर्स की टीम थी, कैसे देखती थी और अन्य अस्पतालों की अपेक्षा? भाई डॉक्टर्स यहाँ पे सुबह आते थे 8 बजे, दोपहर में 2 बजे और रात में 8 बजे, हाँ राउंड पे अपने। और जूनियर डॉक्टर्स ऊपर रहते थे वॉच के लिए हमेशा कि क्या दवा देनी है, क्या करना है। जब आप आए थे यहाँ पर तब क्या स्थिति थी और भाई बाद डे बाई डे जैसे उस टाइम हमको लग रहा था कि हमारी वाइफ की तबीयत कुछ ज़्यादा सीरियस थी कि ये क्या होगा इनके संग में आगे, मगर वो ठीक है। हमारे साथ अगले मेहमान हैं मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप यहाँ कब आपने अपने परिजनों को एडमिट कराया था और उसके बाद यहाँ पर जो एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए, क्योंकि जब मैंने आपके बारे में चर्चा की थी डॉक्टर साहब से तो कई सारी चीज़ें निकल के आई आपके फादर के साथ में और आपकी मदर के साथ में, क्या एक्सपीरियंसेस रहे? घर पे सैचुरेशन लेवल अब्बू का 85, अम्मी का 93, 92 हो गया था। उसके बाद हमें किसी ने बताया NHMC के बारे में, तो हम यहाँ आए तो एक दिन में ही जो है अम्मी का 95 और अब्बू 90 अबव हो गए थे सैचुरेशन लेवल। फिर बाद में अब्बू जी को जो है हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक आया। फिर सब ने और सर ने काफ़ी एफर्ट करा अपना। उसके बाद ये है कि आज नॉर्मल है, दोनों का सैचुरेशन लेवल जो है 95 अबव ही है। यूसुफ, मेरी जानकारी में जो है कि जब पहली बार उनको ब्रेन अटैक हुआ था तब डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप कहीं अच्छे अस्पताल में जहां वेंटिलेटर की सुविधा हो, आपकी जो संतुष्टि हो उसके अनुसार आप अपने फादर का ट्रीटमेंट कराइए। वो एक्सपीरियंस शेयर करिए। लेकिन आपने बाद में फिर यहीं पे आके एडमिट कराया, पूरा वाकया सुनाइए, क्या था?
जब अब्बू को हार्ट अटैक आया तो सर ने कहा अब अगर आप चाहें तो, क्योंकि जो रिलेटिव्स हैं वो कह रहे थे कि भाई यहाँ कुछ हो नहीं पाएगा, आप जो है एलोपैथी कहीं लेके चलिए। तो हमारे अब्बू ने हमसे एक बात ये कह दी थी कि मैं यहाँ के अलावा कहीं जाऊँगा नहीं बेटा, यहीं रहूँगा मैं। फिर हमने भी यही देखा कि जो सर है काफ़ी अपना एफ़र्ट दिखा रहे हैं और काफ़ी एफ़र्ट सर ने करा। सर को जब बात करो सर जब बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि सर अभी बिज़ी हैं अभी सर नहीं है। फिर हमने जो है यही जो है निष्कर्ष यही निकाला है कि जो है NHMC बेस्ट रहा उस टाइम पे। क्लॉटिंग भी हुई, हार्ट अटैक भी आया अब्बू को उस दौरान, लेकिन NHMC में जो है पूरी तरीके से इलाज हुआ, पूरी तरीके से सब काम हुए। नहीं, आपको एक भी बार ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये जो दोनों बीमारियां हैं इसमें डेथ भी हो सकती है? हाँ, 2 रातें तो बिल्कुल स्लो है, वेरी वेरी स्लो है। ऐसा हमारे जो है एक आध रिलेटिव ने बोला कि जो होम्योपैथी है बहुत स्लो है, यहाँ पे तो जो है जान का ख़तरा है तुम्हारा, यहाँ से तुम जाओ कहीं और जाओ। मैंने कहा हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और 2 रातें, एक रात ऐसी भी बीती थी पूरी कि वो सो नहीं पाया था मैं, हर 5-5 मिनट में आँख खुल रही थी मेरी। और सर ने दवाई भी कुछ दी थी 5-5, 10-10 मिनट में देने वाली, वो मैं अब्बू को बार बार दे रहा था उठा उठा के। आप कोरोना से नहीं थे? कोरोना नहीं, मैं नहीं था, अम्मी और अब्बू दोनों थे। आप कैसे बच गए संपर्क में रहने के बाद? उस सर ने प्रिवेंटिव दिया था एक, वो मैंने लिया था और वो मैंने घर पे जाके भी लिया था। 2 उसके जो है 2 बॉटल मैंने फिनिश करी है प्रिवेंटिव की। और मुझे ना कोरोना है ना कुछ है, मुझे कोई ऐसे सिम्टम्स भी नहीं है कोरोना के, जबकि मैं हॉस्पिटल में 8 दिन यहाँ रहा भी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ। अब हमारे साथ गौरव हैं। गौरव, आपका एक्सपीरियंस क्या था? आपके पेशेंट क्या एडमिट रहे? किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और क्या यहाँ से सफलता मिली आपको? जी ऐसा था, मेरी मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। 2 दिन तो उनके घर पे ही ऑक्सीजन लगी रही थी। तो मामा जी की लड़की यहाँ पे पहले भर्ती रह चुकी थी, तो उन्होंने मेरे से बोला कि वहाँ आप नेमीनाथ हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ अच्छा इलाज है। तो मैंने उनकी बात सुनी, तो फिर मैं यहाँ पे मम्मी जी को लेके आया। उस समय काफ़ी कंडीशन ख़राब थी आगरा में, तो 3 हॉस्पिटल से मना कर दिया था, बोले आप इन्हें यहाँ से ले जाइए। तो फिर मैं जब यहाँ पे लेके आया तो तुरंत उन्हें ट्रीटमेंट शुरू किया गया, डॉक्टर साहब ने देखा भी, और फिर जो है 12 घंटे के अंदर ही उन्हें सुधार हुआ। और अब जो है 4 दिन में मम्मी बिल्कुल स्वस्थ हो गई यहाँ से। जब आप एलोपैथी के हॉस्पिटल्स में लेके गए तो क्या वजह थी, क्यों मना किया गया? वहाँ बेड उपलब्ध नहीं थे या फिर जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन था वो कम था? क्या वजह क्या थी? जी ये वजह थी कि पहले तो हॉस्पिटल में कहीं बेड ही नहीं मिला था जी। दूसरी बात, एक जगह मैंने बात भी की थी, तो उन्होंने कहा हम आपकी माताजी को भर्ती तो कर लेंगे, ऑक्सीजन की सुविधा आपको करनी पड़ेगी। अब मैंने बोला सर मैं कैसे करूँगा? तो उन्होंने वहाँ पे चार्ज भी काफ़ी हाई बताया था, उन्होंने 35,000 रुपये पर डे बताया था। तो जब मैं यहाँ पे लेके आया तो मैंने अपनी मम्मी को भर्ती कराया, तो यहाँ पे हमारे सुविधा के अनुसार चार्ज था और मम्मी भी जल्दी से जल्दी ठीक हुई। 5 दिन के अंदर तो मम्मी बिल्कुल स्वस्थ हो गई यहाँ से। तीमारदार ने तय किया कितने पैसे दूंगा? हाँ जी कितना चार्ज हुआ आपका 5 दिन का? और जी 5 दिन का सर 18,000 रुपये करीब, कुछ 6 दिन का मात्र 18,000 रुपए में आप जी ठीक जी हो सर गए जी यहाँ सर। अब मेरी मम्मी बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। बिल्कुल सर। आप एक चीज बताइए, क्योंकि आपने वहाँ एलोपैथी में इलाज देखा होगा। जी सर। हम एलोपैथी की एक कोई भी टैबलेट खाते हैं और तुरंत रिलीफ मिलता है, जी। क्या होम्योपैथी में कोई सिमिलरिटी आपको दिखाई दी? वहाँ के लोग कहते हैं कि आयुर्वेदा और होम्योपैथी में काफी लंबा समय लगता है ठीक होने में, क्या होम्योपैथी का आपको तुरंत रेस्पॉन्स मिला? क्या लगा आपको फायदा तुरंत हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। 1 घंटे के अंदर तो जैसे मम्मी ऑक्सीजन मतलब सांस नहीं ले पा रही थी, तो वहाँ घर पे सिलेंडर लगा हुआ था, यहाँ पे आने के 1 घंटे बाद ही उन्हें सांस लेने में भी जो तकलीफ थी वो भी ख़त्म हो गई थी, वो नॉर्मल हो गई थी एक तरीके से जो है। जी शुक्रिया गौरव। अंदर ही अंदर भानु प्रताप सिंह जी को एक दिक्कत महसूस हो रही थी, वो खुद शेयर करेंगे आखिर क्या हुआ था और किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचे। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आपने एक लंबे अरसे तक पत्रकारिता की है, लोगों के दर्द को समझा है। जब आप स्वयं पीड़ित थे, आपने जब सोर्सेज लगाई, SN तक पहुंचे, पूरा वाकया बताइए, किस तरह से आप नेमीनाथ तक पहुंचे और SN से नेमीनाथ तक का सफर बताइए क्या रहा? साहब मैंने 1 अप्रैल को कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई और 2 अप्रैल से मेरा स्वास्थ्य हल्का हल्का ख़राब होना शुरू हो गया, कुछ थकावट, कुछ खांसी सी, कुछ बुखार सा। तो मैं उसको टालता रहा। 6 तारीख आ गई, 7 तारीख आ गई, मेरी पत्नी मेरे पीछे बैठी, उन्होंने भी दमदमा लगवाई थी, पर मुझे खांसी बहुत ज़्यादा हुई। तो फिर मुझे मेरे फैमिली डॉक्टर ने सलाह दी कि आप HRCT कराइए। HRCT मैंने कराया
तो उसमें स्कोर 11 का आया सर, और मेरी सांस बहुत फूल रही थी। तो डॉक्टर ने कहा आप तुरंत एसएन जाके भर्ती हो जाइए। तो एसएन में भर्ती होने को वार्ड मिली नहीं, फिर मुझसे कहा गया कि इमरजेंसी आ जाइए, वहाँ से भर्ती होगी, फिर आप ट्रांसफ़र हो जाएंगे वार्ड में। तो मैं आम आदमी के रूप में इमरजेंसी में भर्ती होने गया कि मैं क्या हाल देखने गया। तो वहाँ बड़ा भारी प्रताड़ना वहाँ मरीजों की जा रही थी, साथ में मेरी प्रताड़ना भी की गई वहाँ पर। बहुत बुरा व्यवहार। इमरजेंसी में आदमी जाता जब मरने लायक हो तब जाता इमरजेंसी में आदमी, तत्काल भर्ती करना चाहिए। उन्होंने दुत्कार कर भगा दिया, जो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। उन्होंने भगा, मेरे लिए अच्छा रहा। इस बीच में घर आ गया लौट के, और उससे पहले घर इमरजेंसी जाने से पहले मेरी पत्नी ने मंदिर में मुझे ले गई, मेरे माथे पर भगवान का टीका लगाया कि हमारी जोड़ी सलामत रहे। मतलब मेरा स्वास्थ्य इतना ख़राब था, मेरी पत्नी को भय था कि कहीं ये हाथ से ना निकल जाए हस्बैंड मेरा। खैर मैं घर आ गया तो मेरे बेटे ने फेसबुक पर डॉक्टर साहब प्रदीप गुप्ता जी की एक पोस्ट देखी कि इसमें निमोनिया फैला हुआ है और इस कारण कोविड फैला है। तो मैंने डॉक्टर साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि आप तुरंत आ जाओ। मैं साहब दवा बता दो हमें। तो मैंने दवा बता दी, तो एक दिन मेरा और ख़राब हो गया। खैर मुझे कोई ठीक से लाभ नहीं हुआ। फिर अगले दिन मैं 15 अप्रैल को यहाँ पर आ गया और डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज शुरू किया। 8 दिन के अंदर मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया। मेरे साथ मेरा बेटा था, वो भी कोरोना पॉजिटिव निकल आया, जो हमने टेस्ट कराया था जिला अस्पताल में, उसका भी इलाज चला। एक मेरा रिलेटिव हमने बुला रखा था अपनी तीमारदारी के लिए, बेटा मेरा सेवा कर रहा था। अब उसको कोरोना हो जाए मैं चिंता सताने लगी। डॉक्टर साहब बताया, डॉक्टर चिंता मत करो। उन्होंने दवा दी उसको, वो दवा ले गया, पूरी तरह ठीक है। और घर जाके उसकी माता जी को भी लक्षण कोरोना के आए। उसका फ़ोन आया, हमने कहा अपनी दवा पिलाओ, डॉक्टर साहब पिला दो। हमने डॉक्टर साहब बात ही नहीं की, अपनी दवा पिला दो। तो वो भी बिल्कुल स्वस्थ हो गए साहब। अब 8 दिन बाद मैं घर पहुंच गया ठीक ठाक होके। अब मुझे थोड़ी सी खांसी की समस्या जो पोस्ट कोविड के रूप में आ रही है। मैंने डॉक्टर साहब से बात की प्रदीप गुप्ता जी, उन्होंने बताया कि ये समस्या चल रही है, धीरे धीरे करके ठीक होगी। तो आप समझिए कि एक ही रूम में 2 मरीज़, एक तीमारदार, दोनों मरीज ठीक हो गए। तीमारदार बीमार नहीं हुआ, हमारी लगातार सेवा करता रहा। यह चमत्कार, इतना बड़ा काम केवल नेमिनाथ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में हो सकता है। और मुझे बड़ा ताज्जुब है कि ये जानकारी मुझे स्वयं बीमार होने के बाद मिली। इसका बड़ा खेद है मुझे, डॉक्टर साहब को लंबे समय से जानता हूँ मैं, उन्होंने कभी चर्चा नहीं की, मैंने कभी चर्चा नहीं की। अब आगे लगता है यार, हम मरीज हमारे आगरा के जो बेचारे गरीब लोग हैं कैसे लुट रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। किस तरह से उनको एटीएम मशीन बना के रख दिया हॉस्पिटल्स ने, पैसे लाओ पैसे लाओ। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि मैंने फिर एक पोस्ट लिखी फेसबुक पर डॉक्टर साहब के बारे में, इस अस्पताल के बारे में। उसके परसों तक 101 शेयर हो चुके हैं। मैंने कहीं ना कहा उसको शेयर करो, लोगों ने पढ़ा। उस समय की बात है जब कोरोना पीक पर था। उस पोस्ट का प्रभाव ये हुआ कि बहुत सारे लोग ने संपर्क किया मुझसे, डॉक्टर साहब का नंबर लिया कि हम जाएं। फिर भी उनके मन में शंका थी हम जाएं कि नहीं जाएं, होम्योपैथी पता नहीं असर करेगी नहीं करेगी, 2 साल बाद असर करेगी, क्या मामला, दवा देंगे। तो ये भ्रम लोगों में बना हुआ है। लेकिन यहाँ आएंगे तो उनको पता चलेगा होम्योपैथी एलोपैथी से अच्छा असर, जैसे एलोपैथी लगाते हैं, इंजेक्शन लगा दिया तत्काल ताकत आ गई, उस तरह से होम्योपैथी दवा असर करती है। ये मैंने खुद अनुभव किया है। मेरा बेटा बचपन में होम्योपैथी के इलाज में रहा है, तो उसको हम अलीगढ़ से यहाँ लेकर आते थे आगरा इलाज के लिए, तुरंत फ़ायदा होता था उसको। 4 गोलियाँ देते मीठी मीठी। अब तो खैर दवा पानी में दी जा रही है, गोलियों का डॉक्टर ने बंद कर दिया सिस्टम, पर गोलियाँ ज़्यादा सुविधाजनक है, जेब में रख लो चूस लो। खैर इनका सिस्टम है। तो बताना मैं चाहता हूँ कि होम्योपैथी बिना साइड इफ़ेक्ट के, बिना, देखिए आप 3,000 रुपये में आप रूम ले रहे हैं, 2 लोगों का इलाज कर रहे हैं, उसमें खाना खा रहे हैं 2 बार नाश्ता कर रहे हैं, दवा ले रहे हैं, डॉक्टर साहब 3 बार आ रहे हैं। और यहाँ के बड़ा ताज्जुब होता, कोई भी यहाँ पर डॉक्टर आके मास्क नहीं लगाता, स्टाफ मास्क नहीं लगाता जी, पूरी तरह स्वस्थ है। देखिए बिल्कुल हाथोवा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ आपके घर वाले रह रहे हैं, इससे मरीज़ और तेज़ी के साथ ठीक होता है। वरना प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए आप एलोपैथी में, तो मरीज़ के साथ क्या और हमें नहीं पता, वेंटिलेटर पर है कि नहीं, उसको दवा दी कि नहीं दी, खाना खिलाया कि नहीं खिलाया। जो मेरे पास जानकारी है, गोल साहब बता दूं आपको कि तीमारदारों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नर्सों को 1,000-2,000 रुपये दिए रोज़ाना कि मेरे मरीज को खाना खिला दो ठीक से।
क्योंकि मरीज जेल खाना वाला सिस्टम हुआ है, मरीज खाना नहीं खा सकता वहाँ पर, बिल्कुल जेल वाला। जेल वाला कि आपको सिस्टम। पिटाई से बचना तो पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरह का मतलब मैं बड़ा द्रवित हूँ, बड़ा भावुक हूँ और डॉक्टर साहब के प्रति बड़ा आभारी हूँ। आगरा की जनता की ओर से आभारी हूँ और पत्रकारों की ओर से मैं आभारी हूँ कि मेरे बाद बहुत सारे पत्रकार आए। हम पत्रकार हमेशा आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब रहती है सबकी, कोई अतिरिक्त खर्चा आ जाए तो उसको वहन नहीं कर सकते, पर यहाँ आके वो हमने खर्चा बचाया। बहुत सारे लोगों का इलाज डॉक्टर साहब फ्री भी करते हैं, जानकारी मेरी में है, मुझे अपना पता है जी। तो मरीज आता है, उसके पास अगर पैसे नहीं है तो इलाज उसका शुरू हो जाता है। वहाँ जाइए तो पहले लाख रुपये जमा करो तब इलाज शुरू, नहीं ले जाओ मरीज को। मरीज मरने वाला है तो ले जाओ उसको, जी यहाँ मरने वाला तो आ जाओ, इलाज करेंगे, बाकी ईश्वर के हाथ में देखा जाएगा। तो ऐसे हॉस्पिटल और खुले, मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल और आगे बढ़े, कुछ और अपनी ब्रांचेज पूरे देश में स्थापित करें ताकि पूरे देश का भला हो एक सवाल इस महामारी के दौर में। यहीं एक सवाल जोड़ना चाहूँगा कि आपके ठीक होने के बाद या तमाम प्रचार प्रसार के बाद डीएम आगरा ने अभी कंसीडर किया नेमीनाथ को आके यहाँ विजिट भी की और कल सांसद एसपी सिंह बघेल भी पहुँचे हैं, लेकिन एक लड़ाई आज भी बतौर पत्रकार हम जो देख रहे हैं कि होम्योपैथी वर्सेस एलोपैथी चल रही है। एलोपैथी इस बात पर कतई विश्वास करने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है बतौर पत्रकार, क्या इसको कंसीडरेशन में लेना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ कंसीडरेशन देना चाहिए या नहीं? देखिए डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी ने कोरोना से बचाव की दवा बनाई, जिसको आयुष मंत्रालय ने स्वीकृति दी और वो 1.5-2 लाख लोगों में बांटी गई। हमने भी ली उसकी, कब ली हमने, पहले नहीं ली थी। जब आयुष मंत्रालय उनकी बनाई दवा को सैंक्शन करके वितरित करवा सकता है तो यहाँ जो कोविड का इलाज हो रहा है उसको भी मान्यता देनी चाहिए। मान्यता दी है, होम्योपैथी मान्यता दी है, चलिए साहब बहुत खुशी की बात है। लेकिन WHO से अभी WHO जो यहाँ पे काउंटर कर रहा है कि नहीं होम्योपैथी में अभी इतना इलाज नहीं है, क्योंकि जो हम लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं यूट्यूब पे या कहीं भी, तो वो आगे क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि होम्योपैथी में जो आप कह रहे हैं वो नहीं है। सब मेरी जो बात होती है, मेरे बहुत डॉक्टर मित्र हैं, उनका साफ साफ कहना है कि एलोपैथी में कोरोना का कोई भी इलाज नहीं है, सब तुक्का मार रहे हैं। रेमडेसिविर, प्लाज्मा कभी लाते हैं, कभी बाहर कर देते हैं, इंजेक्शन लगा दो, इलाज तो कहीं नहीं वायरस का। जी होम्योपैथी वालों का कहना है कि हमारे पास वायरस का इलाज है और उसका प्रमाण मैं सेम ही, ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सारे लोग प्रमाण है इस बात का कि इलाज है होम्योपैथी में। कोई स्वीकार करे या न करे, मरीज ठीक हो रहा है, सबसे बड़ा प्रमाण मरीज होता है। वहाँ तो पैरासिटामोल, हाँ जी। इसी इलाज को आगे डिस्कशन करने के लिए डॉक्टर प्रदीप गुप्ता के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब बताइए किस तरह से जो बात कर रहे हैं कि होम्योपैथी वर्सेस एलोपैथी की एक कहीं ना कहीं आपस में टशन चल रही है, क्योंकि मैं पिछले 20-25 दिन से इस चीज़ को नोटिस भी कर रहा हूँ। अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने अपने आँखों से देखा है लोगों को ठीक होते हुए, उनका सैचुरेशन 60 और 70 आ रहा है और 1 घंटे के अंदर जब वो 4 डोज आपकी ले रहे हैं उसके बाद वो 85 और फिर 90 धीमे धीमे वो स्टेप बाय स्टेप चले जा रहे हैं। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है, किस तरह से लोगों को कन्विंस करना चाहेंगे? क्योंकि आज अगर हम इस परिदृश्य में बात करें तो लोग होम्योपैथी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, और ये शो भी ऑर्गेनाइज मैंने शायद इसीलिए किया कि आपको होम्योपैथी पे विश्वास करना चाहिए, लोगों तक ये मैसेज कन्वे हो। रंजीत जी देखिए, होम्योपैथी पर विश्वास करने वाले लोग बहुत हैं जी, ऐसा नहीं विश्वास नहीं कर पा मैं रहे हैं। कोरोना के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ जी। हाँ, मैं कोरोना के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ जी। हमारे पास एक बहुत लंबे पेशेंट के बेल्ट है जो होम्योपैथी की ही दवाई लेती है, और हमने उसी प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए कोरोना का रिसर्च किया जी कि भाई जो हमारे मरीज हैं जो एलोपैथी खाते ही नहीं है, खाना ही नहीं चाहते हैं, अगर उनको कोरोना हुआ तो उनका हम क्या भला कर पाएंगे जी। क्या हम भी मुंह छुपा के भाग जाएं? जी। क्या हम भी घर में बैठ जाएं? तो मैं और डॉक्टर ऋतु ने मिलकर इस पर बहुत लंबा शोध किया, एक तरह से जान जोखिम में भी डाला। मुझे पिछले साल मई में कोरोना हुआ जी। मैंने कोई दवाई नहीं ली जब तक कि पूरी तरह से मुझे निमोनिया नहीं हो गया, और मुझे जो निमोनिया और उस दवाई को मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल किया वो 2 दिन में ठीक हो गया। वही दवाई आज हजारों रोगियों की निमोनिया से जान बचा रही है। 2 दवाएं हैं मेन रूप से, ब्राइनिया और आर्सेनिक, वो 96% लोगों में काम कर रही हैं।
पिछली रिसर्च में भी मैंने ये बताया था, ये दवाइयाँ 96% काम कर रही हैं, और इस रिसर्च में भी यही दवाइयाँ 96% काम कर रही हैं। ये सबको मालूम है, भानु जी को मालूम है, जोबेर जी को मालूम है, क्योंकि मेरे यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, हम कोई बात छुपा के नहीं रखते हैं। और इस रिसर्च के माध्यम से लाखों लोग पूरे देश में और विदेशों में भी लाभान्वित हुए हैं। अब प्रश्न ये है कि कौन क्या कर रहा है। आयुष मंत्रालय ने हमारी रिसर्च को बहुत तवज्जो देते हुए एडवाइजरी जारी की, दवा नहीं बंटवाई सर, उन्होंने एडवाइजरी जारी की, और बहुत सारे लोगों ने पूरे देश में दवा बांटी। हम लोगों ने अपने स्तर से और हमारे साथ 14 NGO मिल करके हम पूरे शहर में 2-2.5 लाख लोगों को दवा दी है लास्ट वेव में। ये वाली वेव अचानक आ गई, हम लोग तैयार नहीं थे। 5 अप्रैल को मेरे पास एकदम से 30-35 लोग आ गए, तो मुझे लगा कि ये कोविड के सिम्टम है, निमोनिया है, तो हमने लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। उस समय तक भारत सरकार का भी पत्र नहीं आया था कि हम कोविड सेंटर में डेवलप हो जाएं, लेकिन हमने सोचा अगर मेरे देश को लोग बिना इलाज के मर जाएंगे तो मेरा डॉक्टर होना व्यर्थ है। एक तरफ बेड खाली है और एक तरफ मरीज़ को इलाज न मिले, तो भाई ये तो मानवता के खिलाफ है। मैंने कहा इसके खिलाफ जो कुछ भी होगा महामारी एक्ट में वो हम देखेंगे, हम इलाज शुरू करते हैं। मैंने इलाज शुरू किया, भारत सरकार को बताया मैंने इलाज शुरू कर दिया है, आगरा के जिलाधिकारी को बताया मैं इलाज कर रहा हूँ, जिससे कि उनके संज्ञान में रहे। कोविड हॉस्पिटल का जो दर्जा है वो ये हमारे साथ बगल में बैठे हैं श्री अशोक गोयल जी, इनकी मदद से मिला। इन्होंने अब प्रयास किया, तो क्षेत्र बाजार कमेटी के सहयोग से नेमिनाथ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मिलकर 150 बेड का कोविड सेंटर बने। मेरे को अफसोस ये है कि अगर ये हम अप्रैल में पहले महीने में बन गए होते, पहले दिन में वीक में, तो हम बहुत सारे लोगों की मदद कर पाते आर्थिक रूप से और उनको बचा पाते। क्योंकि हमने जो मैक्सिमम खर्चा 3000 रुपये रखा एक बेड का, अगर आपको प्राइवेट रूम में रहना है तो उसका थोड़ा खर्चा ज़्यादा रखा 8000 10,000 रुपये, और किसी ने कुछ भी डिस्काउंट कहा, मना किया नहीं है। हमने किसी को मना नहीं किया, आज भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। हमने लोगों की मदद की और करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से सहयोग रहा है, लेकिन अगर यही समय रहते हो जाता तो हम बहुत लोगों को लाभ पहुंचा पाते। अब मेरा यहाँ पर सिर्फ आपके माध्यम से लोगों को और सरकार को ये कहना है कि होम्योपैथी में भरोसा रखें। कोविड की 4-5 सटीक दवाइयाँ जो मैं सबको बता चुका हूँ। बेड की पोजीशन ये है कि उत्तर प्रदेश में करीब 80 आयुष हॉस्पिटल हैं, तो 8000 बेड उपलब्ध हैं। उनको एक शॉर्ट टर्म की ट्रेनिंग 2-3 दिन की दे करके मैं उनको सक्षम कर सकता हूँ कि वो लोगों का इलाज कर सकें, तो जो बेड की समस्या है वो दूर हो जाएगी। और होम्योपैथी की औषधि बहुत महंगी नहीं है, वो भी समस्या दूर हो जाएगी, कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा। बस ये है कि सरकार को लेना है इस पर निष्कर्ष। अब रहा सवाल एलोपैथी का और उनका, तो एलोपैथी से हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं है, ना कोई प्रतिस्पर्धा है। उनके मन में कुछ होगा भाव वो जाने, हमारे लिए तो वो एक सब्सिडरी सिस्टम है। हमारे लिए होम्योपैथी प्राइमरी सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम है, एलोपैथी सब्सिडरी सिस्टम है। हम एलोपैथी को एक सहयोगी संस्था मानते हैं कि भाई किसी का बुखार नहीं उतर रहा है तो एक पैरासीटामोल खा लो, इससे ज़्यादा एलोपैथी की हमारे यहाँ इजाज़त नहीं है। किसी को कोई खा नहीं पा रहा है, पी नहीं पा रहा है, तो भाई उसको ड्रिप लगा दो जिससे उसको डिहाइड्रेशन नहीं हो जाए। इसलिए मैं एलोपैथी की कोई बुराई नहीं करता, वो मेरे लिए मददगार है छोटे से रूप में। डॉक्टर साहब, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ब्लैक फंगस एक रहस्य बना हुआ है, लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। आपने दावा किया है कि मैंने रिसर्च की है, ब्लैक फंगस की दवा भी मेरे पास है। नहीं सर, मैं इसमें थोड़ा संशोधन करूंगा। मैंने ऐसा दावा नहीं किया है, मैंने ऐसा अनुमान व्यक्त किया है। रिसर्च तो जब होगी जब पेशेंट आएंगे। मैंने अपने अनुमान के और अपनी नॉलेज के आधार पर, जो मैं 30 सालों से पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसके आधार पर मैंने बोला है कि फंगस की बहुत सारी दवाएं होम्योपैथी में हैं जी, और बहुत सारे डायबिटिक फुट में ब्लैक फंगस पहले से पाया गया है जी। और वो डायबिटिक फुट मैंने बहुत सारे लोगों के ठीक किए हैं। उसी आधार पर 4-5 दवाएं, मैं उनका भी नाम ले देता हूँ। सबसे पहले रेस्टॉक्स काम में आएगी, स्विकल कॉर काम में आएगी, क्रियोजोट काम में आएगी, अस्टिलेगो काम में आएगी, आर्सेनिक काम में आएगी, थूजा काम में आएगी, टेलुरियम काम में आएगी। ये मरीज आएगा, उसके लक्षणों के हिसाब से हम दवाएं निर्धारित कर लेंगे। मैक्सिमम 2 या 3 दवाएं होंगी, एंटी फंगल हैं। और
एंटी फंगल, जैसे एंटीवायरस होम्योपैथी में बहुत सारे हैं, इसी तरह से होम्योपैथी में एंटी फंगल भी बहुत सारे हैं। तो हमें कोई नई चीज़ नहीं लानी है कि मेडिसिन बनेगी, उत्पादन होगा, फैक्ट्री से आएगी, इसकी कॉस्ट लाखों रुपए होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आम दवाएं ही एंटी फंगल हैं, तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये ब्लैक फंगस फैला है, ये अपने आप नहीं फैला, इसका दोषी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जिसका हमारे चिकित्सक बंधुओं ने, एलोपैथी वालों ने अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। स्टेरॉइड का इस्तेमाल 2 या 3 दिन तो ठीक है, उसके ज़्यादा देना फिर वो लोगों को घातक हो रहा है, इसीलिए लोग ठीक भी नहीं हो पा रहे हैं, उबर नहीं पा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं क्षेत्र बाजार कमेटी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उनकी वजह से हमको 3 चीज़ें मिली जी। सबसे पहले तो एक कोविड सेंटर घोषित हो गया, दूसरा प्रशासन का ध्यान इस तरफ गया जी, तीसरा जनप्रतिनिधियों का, पुरुषोत्तम खंडोलवाल जी जो हमारे विधायक हैं वो आए, सांसद जी कल आए, डीएम साहब आए थे एक दिन। इसके अलावा क्षेत्र बाजार कमेटी से बहुत सारे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उन तक मैसेज गया, सोशल प्लेटफॉर्म पे भी मैसेज गया। और साधुवाद क्षेत्र बाजार कमेटी का, उन्होंने 7 सिलेंडर पहले अशोक गोयल जी ने अपने पैसे से दिए। सिलेंडर आ गए तो भरा कैसे जाए, उसके लिए फिर जिला प्रशासन को कहा गया, तो 15 सिलेंडर पर डे की एक लिमिट फिक्स की गई। तो वो एक जो डर था वो ख़त्म हो गया और हम लोग बहुत बेहतर ढंग से लोगों की सेवा कर पाए। मेरा अगला सवाल डॉक्टर साहब आपसे यह है, तीसरी लहर की बात चल रही है कि कोविड की तीसरी लहर आने वाली है और बच्चों के लिए खतरा है वो। मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूँगा कि आखिर हमें कौन से प्रिकॉशन लेने हैं, किस तरह बच्चों को बचाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम आज से इस इनिशिएटिव को शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में हम ये संदेश पहुंचा सकते हैं और लाखों बच्चों की जान सुरक्षित कर सकते हैं। बड़ा सामयिक प्रश्न है आपका, मैं फिर वहीं लौट कर आता हूँ। जो प्रिवेंटिव दवा है जी, आर्सेनिक और ब्रायनिया, जी, वो बच्चों को माँ बाप जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे वो दे दें तो उनमें कोविड नहीं होगा। अगर 1-2 डोज भी ले लेंगे तो कोविड जो अगर होगा भी तो बहुत माइल्ड होगा। जिन लोगों ने लास्ट ईयर दवाई ली थी उनको बहुत माइल्ड हुआ। मेरे ऐसे बहुत से मित्रों का फ़ोन आया कि उनको लक्षण हुए, मैंने बोला कोई घबराने की बात नहीं, आप घर में आइसोलेट रहिए, ठीक हो जाएंगे। तो ये दवाएं अगर वो ले लें तो ठीक हो जाएंगे। और अभी तक मेरे पास 6 रोगी बच्चे आ चुके हैं, जिसमें 2 महीने का बच्चा भी था, एक 6 महीने का बच्चा था और सबसे बड़ा बच्चा 12 साल का है। और ये 2 से 3 दिन में पूरी तरह रोग मुक्त होकर जा चुके हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत उच्च कोटि की होती है, इसलिए कोई घबराने की, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप पड़ोस के होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाएं, उनसे परामर्श लें और असुविधा है तो नेमिनाथ में आ जाएं या मुझे फ़ोन पर बात कर लें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, उनको लाभ मिल जाएगा। जी, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं श्री अशोक गोयल जी, क्षेत्र बजाज कमेटी के अध्यक्ष हैं आप। मेरा सबसे पहला प्रश्न श्री अशोक गोयल से ये है कि आपने फर्स्ट फेज़ में लोगों की मदद की कोविड के दौरान, सेकंड फेज़ आया, आगरा ने एक त्रासदी के तौर पे देखा उसे, तमाम लोगों की जान गई, लेकिन क्षेत्र बजाज कमेटी जो थी वो अपने जो स्वरूप में जिस नाम से पहचानी जाती है, जिस कार्य के लिए पहचानी जाती है, उस पर अडिग रही और लगातार काम करती रही। सबसे पहले गोयल साहब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि सेकंड वेव जब आई तब आपके सामने चुनौतियां क्या थीं और किस तरह से लोगों की सेवा की, और जब नेमिनाथ की बात आती है उस एक्सपीरियंस को और शेयर करिए, जब आप यहाँ तक पहुँचे और इससे क्या आपको फ़ायदा हुआ और लोगों को कितना फ़ायदा आप यहाँ से पहुँचा पाए। मैं स्वयं में आगरा से सूरत विशेष रूप से रहता हूँ। जो डॉक्टर साहब की पहचान आगरा में है उससे कहीं ज़्यादा देश विदेश में है। मुझे सूरत में रहकर हैरानी हुई कि जो कहावत है घर का जोगी जोगना, उस तरह वो वास्तव में सही है। जिस तरह वहाँ होम्योपैथी वालों ने डॉक्टर साहब के लिए सर और व्यवस्था की, तो वास्तव में मुझे लगा कि ये आगरा नगर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस नगर में डॉक्टर प्रदीप जैसा व्यक्तित्व है। निश्चित रूप से जो क्षेत्र बजाज की पहचान है वो ज़्यादातर शमशान घाट और विद्युत शब्दाग्रह सब वाहन आदि से है। इस तरह के 12-14 प्रकल्प हैं, लेकिन जो अनुभव इस विषय के अंतर्गत था कि भाई
इसके अंतर्गत आयुर्वेदिक के पीछे हमारे एफटेक ने बहुत बड़ा सेंटर यहाँ पर खोला एलोपैथी का। तो लीग से हटकर क्षेत्र बजाजा कमेटी 1 से 36 वर्षों से चल रही है। तो निश्चित रूप से उसका ये मानना है कि एलोपैथी का ट्रीटमेंट तो हमने फर्स्ट लहर में भी देखा और सेकंड लहर में भी देखा। वास्तव में यदि दुनिया को इस लहर से बचाना है तो हमें एलोपैथी के अतिरिक्त आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या अन्य चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लेना पड़ेगा। तभी हम WHO और WHO आदि में अपनी भारत की संस्कृति का, भारत की पहचान बनाने में सफल होंगे। निश्चित रूप से क्षेत्र बजाजा कमेटी को गर्व है कि जब भी नेमिनाथ के माध्यम से होम्योपैथी का कार्य प्रारंभ किया और उसके जो रिजल्ट सामने आए, उससे जो मरीजों को लाभान्वित हुए हैं, उससे आगरा नगर में ही नहीं बल्कि उसके आसपास के सभी शहरों में एक अलग तरह की क्रांति आई है। और आज बजाजा कमेटी के पास लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर आदि के बड़े बड़े टेलीफोन आते हैं और वह होम्योपैथी का जो स्तर एक जैसा अभी चर्चा में बताया कि धीमी प्रगति या अन्य कारणों से था, इस कोरोना ने अपने होम्योपैथी का स्तर को यह बता दिया कि यह स्तर इमीडिएट 10 मिनट 15 मिनट जिस तरह की एलोपैथी में एक नुकसान के बाद होता है, वो होम्योपैथी में बिगर नुकसान के यह लाभ दृष्टिगोचर होता है। जी, हमारे साथ क्षेत्र बजाजा कमेटी के महामंत्री राजीव अग्रवाल साहब हैं। उनसे जानना चाहेंगे किस तरह से वो फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव में जो उनके सामने चुनौतियां थी उनको कैसे क्षेत्र बजाजा कमेटी ने हैंडल किया है, क्योंकि अस्पताल से लेकर शमशान तक हर जगह क्षेत्र बजाजा कमेटी ने सहयोग करने का एक सराहनीय प्रयास किया। मुखातिब होते हैं राजीव अग्रवाल साहब से। सर, किस तरह से आप लोगों ने इन चुनौतियों को स्वीकार किया और काम किया? क्षेत्र बजाजा कमेटी जो बहुत सारी सेवा कार्य कर रही है, तो इसमें मेडिकल लाइन में तो पहले नहीं था, लेकिन आयुर्वेदिक चलता था हमारा हॉस्पिटल। अभी 5 तारीख को यानी कि 22 दिन पहले करीब इसमें बातचीत हुई डॉक्टर साहब से और शुरू किया, 5 मई को शुरू किया है। उसके बाद से लगातार अच्छे रिजल्ट आए हैं। सब लोगों ने संतुष्टि व्यक्त की है कि मैं वहाँ गया और अच्छा आया। क्षेत्र बजाजा कमेटी के माध्यम से बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं हमारे पास कि भाई साहब वहाँ पर जाएं तो क्या हाल है, कैसा है, क्या नहीं है, क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो यहाँ पर आके पूछी उन लोगों से कि भाई क्या, हमारे अध्यक्ष जी बराबर डेली आके पूछते हैं उनसे। हमारे निवर्तमान अध्यक्ष सुनील विगल जी आते हैं तो पूछते हैं बराबर। तो हर जिसको भेजा हुआ है हमने क्षेत्र बजाजा कमेटी के माध्यम से भेजा हुआ है, तो वो ये कहते हैं साहब यहाँ पर कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है, हर तरह की सुविधाएं हैं। और डॉक्टर साहब का तो तारीफ बहुत ज़्यादा करते हैं कि एकदम हंसमुख हर तरह से उनसे कॉन्फिडेंस इतना जग जाता है कि मैं सही हो जाऊँगा। भले ही वो डॉक्टर साहब ने क्या रखा है भी ज़्यादा क्रिटिकल में यहाँ पर हमें इतनी इलाज दे पाऊँ नहीं दे पाऊँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर आता है तो कहता है साहब मैं यहाँ पर ही मतलब ठीक हो जाऊँगा, मैं डॉक्टर साहब पर पूरा भरोसा है, मैं जैसे भी है। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा और आगरा शहर की जनता के लिए ये बहुत अच्छा एक सौभाग्य रहा कि इतना अच्छा इलाज मिल पाया। जी, हमारे साथ हमारे संपादक दीपक राज जी मौजूद हैं। आप पोस्ट कोविड पेशेंट भी हैं, लेकिन संपादकीय टिप्पणी लेने से पहले मैं आपका तारुफ कराता हूं एक ऐसी शख्सियत से जो इस मेडिकल कॉलेज में एक अहम भूमिका निभा रही हैं, लगातार रिसर्च में भी साथ रही डॉक्टर साहब के। और डॉक्टर ऋतु गुप्ता से हम एक सवाल करना चाहते हैं, वो किस तरह से मैनेज करती हैं। जब आप आओ तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देगी और किसी भी पेशेंट को वो किस तरह ट्रीट करती हैं, उसको अपनापन महसूस कराने की जो कला है उनके अंदर, वो यहाँ के सारे स्टाफ में दिखाई देती है। लेकिन ऋतु के साथ जो बात कर लेता है डॉक्टर ऋतु के साथ, वो आधा ठीक हो जाता है। डॉक्टर ऋतु, किस तरह से आप देखती हैं पूरे सिनेरियो को, जो आप लोगों ने पहला फेज़ था और सेकेंड वेव में क्योंकि बहुत क्रिटिकल पोजीशन के मरीज़ आए, किस तरह से आप लोग हैंडल कर रहे हैं और किस तरह स्टाफ का मोटिवेशन कर रहे हैं? फर्स्ट इनिशिएटिव तो सर ने लिया और सर की गाइडेंस में ही सारी चीज़ें चल रही हैं। सर हमें बताते हैं कैसे बात करनी है पेशेंट को। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस
गेन करना, उसको मॉरली सपोर्ट करना, क्योंकि लोग ऑलरेडी इतना डरे हुए हैं कि कोरोना को बहुत ज़्यादा हुआ समझ रखा है। तो सर से हमने सीखा कि कोरोना है बट उसका ट्रीटमेंट भी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे संपादक और वरिष्ठ पत्रकार आगरा के दीपक राज जी हैं। आप स्वयं पीड़ित हुए कोरोना से और उसके बाद किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उसको शेयर करिए और उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाएंगे इस कार्यक्रम के। दीपक राज जी। धन्यवाद रंजीत जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर साहब का, जिनके प्रयासों से मैं आज फिर से यहाँ बैठकर भानु जी का धन्यवाद दीजिए, जिनकी वजह से आप आए, प्रेरणा से। ठीक बात है कि अभी डॉक्टर साहब भानु प्रताप सिंह जी बता रहे थे कि उन्होंने यहाँ से ठीक होने के बाद में अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी की, और हकीकत ये है कि उन दिनों में बीमार चल रहा था और मैं ये सोच रहा था कि अस्पतालों का आलम ये है तो क्या किया जाए, भर्ती हुआ जाए या ना हुआ जाए। घर पर भी जो प्रोटोकॉल कोविड का है उसको मैं पैरासीटामोल वगैरह ले रहा था, लेकिन बुखार नहीं उतर रहा था मेरा उस समय, तो मैं बड़ा परेशान था। और उसी दौरान मुझे वो फेसबुक पर भानु भाई साहब की वो पोस्ट देखी मैंने, तो मुझे उसमें लगा कि जब भाई साहब वहाँ रह कर के आए हैं और इनको अच्छा इलाज मिला है, और बड़ा प्रेरणादायक उन्होंने टिप्पणी की थी उस पर फेसबुक पर, जिसको पढ़ कर के मेरे अंदर भी थोड़ा आत्मविश्वास जागा कि मैं होम्योपैथी की ओर रुख कर सकता हूं। हालांकि उससे पहले मेरे जो परिवारीजन थे वो बड़े विचलित थे, परेशान थे, डरे हुए थे कि जिस तरह का माहौल और अस्पतालों का आलम, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, तो वो एक डर उनके अंदर था। लेकिन इसके बावजूद भी प्रयास ये हुए शुरुआत में, जब शुरुआती दिनों में, कि मुझे किसी अस्पताल में भर्ती कराया जाए, चाहे वो एलोपैथी का ही क्यों ना हो। और मैं एक दो जगह गया भी, लेकिन वहाँ किन्हीं कारणों बस मैं भर्ती नहीं हो पाया। और इसी दौरान मुझे रंजीत भाई का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे वहाँ नेमिनाथ में मैं पहुँच रहा हूँ और आप आइए, और यहाँ बहुत अच्छा है। मैं किसी हॉस्पिटल में ही बैठा हुआ था उस समय और भर्ती ही होने जा रहा था। और डॉक्टर साहब से भी मेरी बात हो गई थी कि डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, आप मेरा वेट करिए, मैं घर आ गया हूँ। और मैं वहाँ वेट कर रहा था, मेरी हालत थोड़ी बिगड़ती जा रही थी। उसी दौरान रंजीत जी का फ़ोन आया मेरे पास, तो मैंने कहा क्या करूँ, छोड़ूँ? तो ये बोले कि भैया छोड़ो, यहाँ आओगे आप, यहाँ बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। और फिर मैंने तुरंत डिसीजन लिया, मेरे दोनों छोटे भाई मुझे लेकर के यहाँ पहुँचे। जब मैं यहाँ आया, और उससे पहले उसी दिन मैं 2 अस्पतालों में होकर के आया था, तो जो मैंने वहाँ का माहौल देखा तो मैं उससे बहुत डर गया था। लेकिन जब मैं यहाँ आया, मैंने सारा स्टाफ देखा, डॉक्टर साहब को भी देखा, सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और यहाँ कोई डर नहीं था। तो मेरे अंदर एक अलग से एक आत्मविश्वास जागा कि जब यहाँ के सारे लोग इतने निडर हैं और सारा स्टाफ जो है वो भाग भाग करके मरीजों की तीमारदारी कर रहा है और उनको टाइम टू टाइम देखा जा रहा है। तो जब मैं यहाँ एडमिट हो गया तो मुझे पहली रात थोड़ा दिक्कत ज़्यादा हो रही थी, और जैसे ही यहाँ पर मेरी दवा शुरू हुई उसके बाद में मुझे धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हुआ। और उसके बाद में जिस तरीके से यहाँ का जो स्टाफ है, डॉक्टर साहब दिन में 3 बार आते थे, हाल लेते थे, और अस्पतालों में आदमी तमाम पीपीई किट पहन करके और दूर से बात कर रहा है, मास्क लगा रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं देखने को मिला। तो जो मरीज के अंदर का एक डर है और वो ख़त्म होता है और उसे लगता है कि शायद अब मैं यहाँ पर जीत सकता हूँ। और होता भी लगभग यही है। मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अभी यहाँ कोरोना से पीड़ित होंगे। ज़्यादातर लोग यहाँ अच्छे ही हुए हैं। और मेरे पीछे एक लंबी लिस्ट है सही होने वालों की। बहुत सारे साथियों ने यहाँ अपने ओपिनियन दिए हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि जो बाहर के अस्पतालों में एक और चीज़ है, जो आर्थिक रूप से जो उसका मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है वो तो हो ही रहा है, आर्थिक रूप से जो उसको चोट दी जा रही है उसकी वजह से और परिवार और घर मकान तक बिकने की नौबत आ गई है। लेकिन टचवुड यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब अभी कह भी रहे थे कि हम लोग यहाँ मरीज़ की हर स्थिति को देखते हैं, चाहे वो आर्थिक ही क्यों ना हो, उसको भी कंसीडर करते हैं। और यहाँ ना कुछ पैसे में इतना बेहतरीन इलाज मिल रहा है और पेशेंट को जो एक मोरली सपोर्ट मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, जो इस महामारी से लड़ने में उसको बहुत मददगार साबित हो रही है। जी। तो इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारा प्रचार प्रसार सिर्फ इसलिए है कि आप
तक सही जानकारी और सही दवा और सही जगह का पता आप तक पहुँचे। हमारा मकसद कोई प्रचार प्रसार किसी संस्थान का नहीं है। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ आपको, यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा के बारे में। यकीन मानिए, तीसरी लहर से कोरोना से बच्चों को बचाना है, ये भी हमारे सामने चुनौती है और बहुत आसान शब्दों में डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने उसका इलाज भी आप तक पहुंचाया है। हमारे इस वीडियो को देखिए ज़रूर और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। अगर जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आर्सेनिक और ब्राइनिया 2 लाइफलाइन हैं होम्योपैथी की, आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक सेंटर जा सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं, जो भी BHMS डॉक्टर हों उनसे आप कंसल्ट करिए और इन दवाओं को अपने बच्चों को देना शुरू करिए, क्योंकि हमारे देश का भविष्य अगर खतरे में आएगा तो हम भी खतरे में। खतरा तो हमारे सिर पर मंडरा ही रहा है, लेकिन सही दवा, सही पता अगर आप तक हम पहुंचा सकते हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि इस ईमानदार पत्रकारिता के ज़रिए हम देशवासियों के भविष्य और उनकी जान सुरक्षित कर सकें। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। YouTube और Facebook पर हमें फॉलो और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए आपकी सेहत से जुड़ा हुआ बस इतना ही। एक और आज चिकित्सा जगत से लेकर और फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जो कार्यक्रम में हमारे साथ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रदीप गुप्ता साहब का, जिन्होंने हमें लगातार अपना वक्त दिया। पिछले 25 दिन से मैं यहाँ हूँ और लगातार लोगों को देख रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी मौजूद थे, नितेश गुप्ता जी, यूसुफ जी, गौरव जी, आदरणीय अशोक गोयल जी, श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे संपादक दीपक राज जी, डॉक्टर ऋतु गुप्ता और स्वयं डॉक्टर प्रदीप गुप्ता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पीछे से काम कर रहे कैमरे के साथ थे नरेश कुमार।